गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो अच्छा, फाइनली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल। बस नमस्कार देवियों, सज्जनों, बच्चों, बालकों। अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई गुड इवनिंग है, कोई गुड नाइट नहीं। ये बताओ मुझे एक बार, आप लोगों ने बेटा कल जो हमने आपको कराया था सॉलिड, वो आप पढ़ के आए हो कि नहीं? यस। अगर पढ़ के नहीं आए होगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले बोल दिया था 3 डायमेंशनल चैप्टर है। ठीक है, आपको चीजें इमेजिन करनी पड़ेंगी। तो अगर आप पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए हो तो चुपचाप से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर पढ़ के आए हो तो आपको समझ में आएगा। देखो, चैप्टर अपना चल रहा था सॉलिड स्टेट। ठीक है, चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? सॉलिड स्टेट। आज ये सॉलिड स्टेट का बेटा लेक्चर 3 है और ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज ही हम लोग सॉलिड खत्म कर देंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट लेक्चर 3 लास्ट। अच्छा, टॉपिक की अगर बात करें तो हम लोग इनपरफेक्शन देख रहे थे सॉलिड के अंदर, या फिर हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल सॉलिड, या फिर लिख लो डिफेक्ट्स इन सॉलिड। आज का टॉपिक रहेगा सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, बस उससे पहले हम लोग एक छोटा सा डेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे बस। ठीक है, उस डेंसिटी के फॉर्मूले को देखने के बाद हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, और आज ही मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए जेईई में जो क्वेश्चंस हैं सॉलिड स्टेट के वो लेके आया हूँ। ठीक है, चलो इतना नोट करो, टॉपिक डालो डिफेक्ट्स इन सॉलिड, और हम लोग क्या करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अपना टॉपिक तो वही रहेगा, मतलब वही रहेगा जनरली, लेकिन डेंसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ लो बस। इससे कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं डायरेक्ट, अभी हम आपको कराएंगे भी। ठीक है, तो डेंसिटी पूछा जाता है कि यूनिट सेल क्या होता है, बता दो यूनिट सेल की डेफिनेशन। बेटा अमित बताओ, यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which can be repeated in all the direction to form the entire lattice is known as unit cell। इसका मतलब अगर हम ये बोलें कि अगर हम इस बॉक्स को, मान लो हमने क्यूब बनाया और इस क्यूब को हम क्या करें, हर डायरेक्शन में रिपीट करते रहे तो एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो इस बॉक्स को, इस सिंगल बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये बात सबको पता, पढ़ा चुके हैं 3 दिन से हम लोग 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला दिया गया एक्सपेरिमेंटली, और फॉर्मूला बस आपको कुछ नहीं करना, ना उसका कोई डेरिवेशन याद करना, कुछ ना, आपको बस आपको ये याद करना है, और याद करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रो इज इक्वल टू, लिखो बेटा z इंटू एम अपॉन में लिखो ए क्यूब, अपॉन में ए क्यूब इंटू में एन ए, अपॉन में एन ए जो है वो एन के सफिक्स में, बेटा ध्यान रखना, ये यहाँ पे नीचे ऐसे लिख लो एन ए। ठीक है, एन ए का मतलब अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला बस आपको क्या करना है, नोट करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट करो, और यहाँ पे आप लिख लो वेयर रो आपका क्या है, रो आपकी डेंसिटी है, रो इज डेंसिटी। जेड को बता सकता है क्या बेटा? जेड है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, या पर सेल लिख लो, या कुछ भी लिख लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा एम क्या है यहाँ पे? एम है मोलर मास। एम क्या है? मोलर मास। ठीक है, क्या बचा? ए क्या है? ए तो बता दो बेटा, ए चीज क्या होती है? ए क्या है? एज लेंथ। ठीक है, बहुत अच्छी, एज लेंथ। ठीक है, क्या बचा? Na बचा, बता दो Na क्या होता है बेटा? अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो। ठीक है, इनकी यूनिट भी याद कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यूनिट मतलब डेंसिटी किसमें हम लोग निकालेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी निकालेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चलो जेड क्या है? जेड तो नंबर ऑफ एटम ही है। नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर की कोई यूनिट थोड़ा ना होगी। फिर मोलर मास किस में लेंगे? ग्राम पर मोल में, ध्यान रखना, मोलर मास लोगे ग्राम पर मोल में। ठीक है, एज लेंथ किस में लेंगे बेटा? सेंटीमीटर में। ठीक है, बाकी अवोगैड्रो नंबर तो फिर से क्या नंबर है। इतना जल्दी से साफ साफ बढ़िया बढ़िया नोट कर लो, और इस फॉर्मूले पे लिख लेना बेटा 100%। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद करना है, उस पर आपको यूनिट लिखनी है, और अप्लाई करके अभी हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आपको पता चल जाए क्वेश्चन कैसे लगेगा। हो गया इतना? यस सर। इतना हो गया ना? चलो अब क्या करना है, अब हेडिंग डालो आप लोग, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन का मतलब कि आपकी जो सॉलिड की क्रिस्टल होती है, सॉलिड की जो भी हम लोगों ने भी इस टाइप की इतनी सारी क्रिस्टल्स बनाई थी, मान लो वो जो भी क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है, तो उन डिफेक्ट्स को ही हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जल्दी से हेडिंग डालो इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अब ध्यान रखो, इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो है 2 टाइप का होगा, मतलब जो डिफेक्ट्स हैं 2 टाइप के होंगे, एक तो होगा पॉइंट डिफेक्ट, एक होगा लाइन डिफेक्ट।
एक होगा पॉइंट डिफेक्ट, एक होगा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम में डिफेक्ट है, मान लो कोई क्रिस्टल जैसे NaCl की स्ट्रक्चर है, उसमें कितने कितने एटम है, एक Na एक Cl है, NaCl रिपीट होता जा रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार Na आएगा फिर Cl आएगा फिर Na फिर Cl, एक Na को 6 Cl ने घेर रखा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उसमें सिर्फ एक एटम, मान लो सिर्फ Na में ही कोई डिफेक्ट है या फिर सिर्फ Cl में, या फिर मान लो किसी एक एटम, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है ना, मान लो कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में सिर्फ ये वाला जो एटम है इसी में डिफेक्ट है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अगर मान लो ये कोई, फिर से ले लो एक क्रिस्टल है, मान लो अपने पास क्या है, एक ये कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में पूरी एक लाइन डिफेक्टेड है, मान लो पूरी की लाइन डिफेक्ट है, इसे क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। मान लो इस वाले क्रिस्टल में पूरी एक लाइन जो है उसी में डिफेक्ट आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। और अगर किसी सिंगल एक एटम के अंदर डिफेक्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। बोलो इतनी बात बेटा क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया? Yes. हाँ, तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है, लिख लो यहाँ पे, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब डिफेक्ट अराउंड पॉइंट और एटम। डिफेक्ट अराउंड पॉइंट और एटम मतलब किसी पॉइंट या एटम में हो, या उसके किसी सिंगल एक पॉइंट या एटम में हो, या उसके अराउंड कोई डिफेक्ट होगा तो हम पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। और अगर पूरी लाइन में है तो हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। इतना पता सबको? यहाँ पे क्या लिखेंगे लाइन डिफेक्ट में, डिफेक्ट इन अ रो, डिफेक्ट इन रो। अगर किसी रो में ही पूरा डिफेक्ट आ गया उसे हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है, और अगर सिर्फ एक सिंगल एटम के अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो इम्परफेक्शन के दो टाइप हो गए, एक कौन सा, पॉइंट डिफेक्ट, एक कौन सा हो गया, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, अगर किसी एटम के सिर्फ एक सिंगल एटम में कोई डिफेक्ट आता है तो पॉइंट डिफेक्ट, अगर पूरी कोई रो जो है वो डिफेक्टेड निकल जाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, पॉइंट डिफेक्ट बेटा जो है वो भी आपका कितने टाइप का है, पॉइंट डिफेक्ट आपका 3 टाइप का है, एक स्टाइकोमेट्रिक, एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहले तो मुझे बताओ बेटा स्टाइकोमेट्री क्या होती है, किसी को पता है स्टाइकोमेट्री क्या होता है? नहीं पता ना, अगर नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। तो बेटा पता है कि नहीं, हैरी बताइए, अक्षिका, तुम लोग तो यार पढ़ने वाले बच्चे, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? देखो सब नहीं बोल रहे समझ में आता है, जो पढ़ने वाले बच्चे जो बोलते रहते हो तुम लोग तो बोला करो, तुम भी शांत बैठ जाते हो यार, तुम लोगों की तारीफ करना तुम लोग। बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या? तो परफेक्ट नहीं पता वैसे। स्टाइकोमेट्री नहीं पता ना, तो बस सिंपल सा बोल दो कि नहीं आता सर। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कुछ पूछना तो तुम्हें आता ही होना चाहिए, जो पढ़ा चुके हैं वो पूछे समझ में आता, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हम थोड़ा ना कहेंगे। देखो मान लो अगर कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 और उससे मिल रहा है 2NH3, मान लो इससे क्या मिल रहा है, 2NH3। तो एक्चुअल में बेटा स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है, देखो ये जो नंबर्स हैं किसी भी आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे ये जो नंबर लिखे होते हैं, इन्हीं नंबर को स्टाइकोमेट्रिक बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अमोनिया कितना है, 2 मोल, H2 कितना है, 3 मोल, N2 कितना है, 1 मोल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जो आपके ये जो नंबर्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के आगे आप जब रिएक्शन लिखते हो तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में आप नंबर लिखते हो बैलेंस करने के लिए, उन्हीं नंबर को हम लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक। ठीक है, अब तो क्लियर है ना? ठीक है, तो एक होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, अगर स्टाइकोमेट्री में कोई चेंज ना हो, अगर स्टाइकोमेट्री में कोई चेंज ना हो, जैसे जितने नंबर ऑफ एनायन हो उतने ही नंबर ऑफ कैटायन प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे, स्टाइक। मान लो कोई एक सॉलिड है, जैसे हम बना के दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4। मान लो ये पहली स्ट्रक्चर है, जब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था तब ये स्ट्रक्चर थी। कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, यानी कि 6 इसमें एनायन होंगे। मान लो 6 आपके क्या एनायन, मान लो Na पॉजिटिव, और 6 आपके क्या होंगे, कैटायन होंगे, सॉरी 6 कैटायन होंगे, Na पॉजिटिव, 6 एनायन होंगे, Cl नेगेटिव। अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि मान लो आपके पास एक क्रिस्टल है और इसमें अभी कोई डिफेक्ट नहीं है। अब मान लो इसमें डिफेक्ट आ भी गया, बट उसके बाद भी ये आपको रहेगा ऐसे ही, मतलब इसमें ना तो एनायन कम होगा ना ही कैटायन, ना कैटायन आपका कम होगा और ना ही एनायन कम होंगे। जितने एनायन थे जितने कैटायन थे उतने ही अगर रहे उसे बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। बात समझ में आई? स्टाइकोमेट्रिक का मतलब जितने नंबर ऑफ एनायन थे उतने ही नंबर ऑफ कैटायन हो, मतलब कैटायन और एनायन का जितना नंबर डिफेक्ट से पहले था उतना ही नंबर बाद में रहे, उसे बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या लिखेंगे इसमें बताओ, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें लिखो नो चेंज इन स्टाइकोमेट्री, इसमें लिखो नो चेंज
नो चेंज इन स्टाइकोमेट्री। बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाना, ठीक है। देखो, नो चेंज इन स्टाइकोमेट्री, ठीक है। और नॉन स्टाइकोमेट्री क्या होंगे बेटा? ऐसे डिफेक्ट्स जिनके अंदर स्टाइकोमेट्री चेंज हो जाए, जैसे मान लो एक एनायन मिस हो गया या फिर एक कैटायन मिस हो गया, उसे क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या होता है? चेंज हो जाती है स्टाइकोमेट्रिक, चेंज इन स्टाइकोमेट्रिक, ठीक है। अगर स्टाइकोमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा तो नो चेंज इन स्टाइकोमेट्रिक, उन्हें बोलेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर स्टाइकोमेट्री में चेंज हो गया तो उसे बोला जाएगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। बोलो, इतना समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, कोई बता सकता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा? डिफेक्ट कॉज्ड बाय सम फॉरेन इम्प्योरिटी। हाँ बिल्कुल सही। मान लो कोई फॉरेनर एटम आ गया। फॉरेनर एटम का मतलब कोई विदेशी, कोई बाहर का एटम किसी क्रिस्टल के अंदर आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसमें लिख लो प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है सिर्फ प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम। फॉरेन का मतलब समझते हो? विदेश। विदेशी मतलब बाहर का कोई अगर एटम किसी क्रिस्टल के अंदर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी। मान लो गोल्ड का हमारे पास कोई क्रिस्टल, या मान लो कोई भी, कुछ भी एक्स वाई जेड, एफई अपने पास, आयरन का क्रिस्टल अपने पास मान लो है ना, मेटालिक क्रिस्टल, और उसमें मान लो कुछ पार्टिकल आ गया, मान लो कॉपर का, हम उसे इम्प्योरिटी की तरह ही तो कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम तो मेटल को यूज कर रहे हैं आयरन की तरह। उसमें अगर कॉपर आ जाएगा तो हमारा किसी काम का है नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा। तो इतना जल्दी से साफ साफ जैसा। और एक बात सुनो बेटा, हम आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया स्लाइड बना के क्यों लाते हैं? सो दैट आप भी नोट्स ऐसे ही बनाओ, क्योंकि अगर आप नोट्स अच्छे बनाओगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसे हम आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाओ। बाकी ड्राइव में तो हम डाल ही देंगे, ठीक है। इतना नोट करो बढ़िया बढ़िया साफ साफ जल्दी से। आज खत्म कर देंगे चैप्टर और क्वेश्चन भी लगा लेंगे आज। इम्परफेक्शन इन सॉलिड दो टाइप का, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब अगर किसी एटम के सिर्फ सिंगल एटम में कोई डिफेक्ट आता तो पॉइंट डिफेक्ट। पूरी की पूरी अगर रो डिफेक्टेड हो जाती है क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा? स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है? जिस ऐसा कोई डिफेक्ट जिसके अंदर क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्रिक चेंज ना हो, मतलब जितने नंबर ऑफ उसमें एनायन पहले थे उतना ही बाद में रहे, जितने कैटायन पहले थे उतना ही कैटायन बाद में रहे, डिफेक्ट के बाद में। नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब जब स्टाइकोमेट्री में चेंज आ जाए। इम्प्योरिटी का मतलब जब कोई फॉरेनर एटम जो है किसी क्रिस्टल के अंदर आ जाए तो उसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इतना नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. सबने कर लिया ना? हटा दे से। चलिए ठीक है, Yes, sir. तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें थी ना, एक क्या था? स्टाइकोमेट्रिक, फिर नॉन स्टाइकोमेट्रिक, फिर इम्प्योरिटी। इन्हें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग दो टाइप के सॉलिड के लिए पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फॉर नॉन आयनिक और एक पढ़ेंगे फॉर आयनिक। समझ में आया? नॉन आयनिक का मतलब जिन पे चार्ज ना हो किसी भी तरीके का। जैसे मान लो कोई आपके पास क्रिस्टल है एबी, एबी का मतलब अब देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, और एक पे है, एक पे पॉजिटिव, बी पे निगेटिव। कहने का मतलब एक अपने पास क्रिस्टल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, एक क्रिस्टल जिसपे चार्ज है। तो जिसपे चार्ज नहीं उसे क्या बोलेंगे? नॉन आयनिक। जिसपे चार्ज उसे क्या बोलेंगे? आयनिक। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो क्या करना है, तो आप लिखो स्टाइकोमेट्रिक के अंदर हम लोग पहली हेडिंग क्या पढ़ी? फॉर नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर दो डिफेक्ट हैं, एक वैलेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब सुनना मेरी बात, वैलेंसी डिफेक्ट क्या होता है ये पढ़ना है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है ये पढ़ना है। वैलेंसी डिफेक्ट का मतलब बेटा ये होता है कि मान लो यहाँ पे कोई एनाइन या कैटायन जो है वो एक एटम निकल गया बाहर, कैसे भी करके एक एटम यहाँ से निकल गया। तो अगर ये एक एटम यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे हल्का सा होल बन जाएगा। जिस जगह से वाला एटम निकलेगा वहां पे आपको जगह दिखाई देगी, खाली जगह दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बताओ। स्पेस दिखाई देगा। अगर आप बहुत ही माइक्रोस्कोप वगैरह देखोगे तो ऐसे दिखेगा नहीं। ऑब्वियस बात, हम लोग एटम की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी भी क्रिस्टल से, अगर किसी भी क्रिस्टल से एक पूरे का पूरा, मान लो ये एटम हट गया या ये हट गया, या कोई भी एटम, पूरे का पूरा एटम अगर हट जाता है अपनी जगह से, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी डिफेक्ट। बोलो, बात समझाई? तो वैलेंसी डिफेक्ट में आप क्या लिखोगे बेटा? इसमें क्या होता है? इसमें लिखो मिसिंग एटम। एटम जो है वो मिस हो जाता है, ठीक है, मिसिंग एटम की वजह से ऐसा होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि जो तुम्हारा वैलेंसी डिफेक्ट है, ठीक है, वो किस वजह से आता है, तो वो आता है मिसिंग एटम की वजह से। अच्छा, दूसरी बात, अगर एक बात बताओ, आपसे हम बोल रहे हैं कि आपके पास एक क्रिस्टल है, मान लो ये क्रिस्टल है आपके पास कुछ भी, ठीक है, उसमें इतने सारे एटम है, जितना बना देखना, ठीक है, और हम कह रहे हैं मान लो इससे एक ये और एक ये दो एटम हट गए, तो बताओ बेटा इसकी डेंसिटी भी कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेंसिटी जितनी थी उतनी रहेगी, कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी?
डिक्रीज, क्योंकि जब एटम डिक्रीज हो रहा है, जब एटम वहां से अपनी जगह से हट जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मान लो अगर इसमें एटम थे 100, फिर क्या हुआ, एक एटम निकल गया, कितने रह गए 99, तो डेंसिटी तो डिक्रीज होगी ना। तो ध्यान रखना, जो वैलेंसी डिफेक्ट होता है वहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये सही से लिख लो, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। मिसिंग एटम की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, कहां पे, वैलेंसी डिफेक्ट है। एक एक पॉइंट बेटा याद करना, अभी पीछे इसके स्लाइड के लास्ट में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उनमें यही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ मिसिंग एटम या डेंसिटी कौन से, किस टाइप के क्रिस्टल में या किस टाइप के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, किस टाइप के जो क्रिस्टल्स या डिफेक्ट है उसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, इतना लिखो, ये वाला डायग्राम बनाओ, जैसा मैंने बनाया साफ साफ बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाइए सब लोग, ठीक है। हमने तो बनाया नहीं, मतलब हमने तो फोटो पेस्ट किए, बट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने फोटो इसीलिए करी है क्योंकि यहाँ पे बनाने में एक तो टाइम भी लगता है और उतना अच्छा बन भी नहीं पाता, तो हम चाहते हैं आपके नोट्स अच्छे बने, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले से स्लाइड बना ली, ठीक है। तो वैलेंसी डिफेक्ट सबको समझ में आ गया कि अगर किसी भी क्रिस्टल से कोई एटम अपनी जगह छोड़ दे तो वहां पे जो स्पेस बच जाएगा, वैलेंसी हो गई ना, वहां पे खाली जगह मिल गई, उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी डिफेक्ट, ठीक है। और वैलेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहली बात तो बताओ, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, empty space, कल ही बताया था हमने, क्या बताया था बेटा, empty space Void between space. atoms. एम्प्टी वॉइड को ही तो बोलते हैं। देखो कल हमने बताया था, हमने कहा था मान लो ये एटम्स हैं, ठीक है, तो इन एटम्स के बीच में जब आप इन एटम को बिल्कुल सटा के भी रख दोगे तब भी इनके बीच में थोड़ा सा आपको ऐसे जगह देखने को मिलेगी, उन जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, या फिर उन्हीं जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखो आपके पास दो क्रिस्टल है, एक ही क्रिस्टल है, मतलब एक ये क्रिस्टल आपको दिख रहा है, एक ये क्रिस्टल है, और इसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है, मतलब ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल है, किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है। बट थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मान लो इसमें क्या हुआ कि इनमें एटम के बीच में जो जगह होती है, एटम के बीच में जगह मतलब वॉइड जो होती है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, जैसे आपने ये बनाया, तो इसमें देखो ये जो आपको जगह दिख रही है, अगर कोई एटम इस जगह में आके फंस गया, मान लो कोई छोटा एटम है जो उस वाली जगह में जाके बैठ सकता है, तो अगर ऐसा हुआ कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें कोई बाहरी एटम आके फंस जाए तो उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब जो इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एटम आके बैठ जाए उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब बताओ बेटा किसकी वजह से ऐसा हुआ, किसकी वजह से हुआ, देखो यहां पे एक्स्ट्रा एटम एट इंटरस्टिशियल साइट, जो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास इंटरस्टिशियल साइट थी वहां पे एक एक्स्ट्रा एटम आके बैठ गया, उसकी वजह से हुआ, ठीक है। अब बताओ बेटा डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, Increase. सब लोग नहीं बोल रहे भाई, सबको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब, Increase. डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बता दो मुझे। यहाँ पे काउंट कर लो कितने एटम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, मतलब कितना हो गया, 5 10 15 20 25, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 तो थे ही, बट एक ही एक्स्ट्रा के बैठ गया, कितने हो गए 26, तो इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही बताओ। तो इसका मतलब जो आपके इंटरस्टिशियल वाले डिफेक्ट होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, इतना लिख लो और डायग्राम बना लो साफ साफ, दोनों डायग्राम बनाना, एक बनाना जब परफेक्ट क्रिस्टल था, जब किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं था, और एक आपको क्या बताना जब इंटरस्टिशियल एटम आके बैठ गया किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है। दोनों डायग्राम बनाइए साफ साफ और लिख लीजिए, ठीक है। फिर से आ जाओ स्टार्टिंग पे, क्या पढ़ा हम लोगों ने, डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी एटम में, किसी सिंगल एटम में कोई डिफेक्ट होगा तो पॉइंट डिफेक्ट, पूरी रो अगर डिफेक्टेड तो क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप का होता है, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, जब किसी भी स्टाइकोमेट्री में किसी भी तरीके का चेंज ना आए तो क्या बोलेंगे, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर आ जाए चेंज तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक, और क्या चेंज आता है वो हम बता चुके हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब कोई अगर फॉरेन एटम किसी क्रिस्टल में आके बैठ जाए। उसके बाद स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के सॉलिड के लिए पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फॉर नॉन आयनिक सॉलिड और एक पढ़ेंगे फॉर आयनिक सॉलिड। फॉर नॉन आयनिक सॉलिड के लिए भी दो टाइप, एक वैलेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैलेंसी डिफेक्ट का मतलब अगर किसी भी क्रिस्टल से कोई एटम अपनी जगह को छोड़ के चला गया, वहां पे एक एटम की जगह बच गई, एक एटम बाहर ही निकल गया, तो उसे बोलते हैं क्या, वैलेंसी डिफेक्ट। किसकी वजह होता है, मिसिंग एटम की वजह से।
और इस वजह से होता है क्या, डेंसिटी जो क्रिस्टल की होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बट एट द सेम टाइम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि एटम के बीच में जो जगह होती है उस एटम में अगर आके कोई दूसरा एटम आके बैठ जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और वहां पे जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ एटम वहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका? Yes, sir. चलो ठीक है। अब देखो ये बात हो गई कौन सी, नॉन आयनिक के लिए। नॉन आयनिक का मतलब यहाँ पे हम चार्ज की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो चार्ज जिनके ऊपर नहीं है उनके लिए ये बात थी। अब हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे किसके लिए, फॉर आयनिक। ठीक है, नहीं ये क्या था, ये भी नॉन आयनिक, ये भी नॉन आयनिक कैसे हो जाएगा, रुको रुको ये सही कर देते हैं इसे। आप ये वो नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप इसे क्या करो, इसे काट दो। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसे नॉन आयनिक की जगह पे आयनिक कर दो। ठीक है, हेडिंग डाल दो फॉर आयनिक क्रिस्टल या फिर फॉर आयनिक सॉलिड। ठीक है, हेडिंग क्या पड़ेगी, फॉर आयनिक सॉलिड। ठीक है, गलती से हेडिंग पड़ गई यहाँ पे, आप लोग सही कर लो, फॉर आयनिक सॉलिड, इतना लिखिए जल्दी से। और आयनिक सॉलिड बेटा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक फ्रेंकल डिफेक्ट और एक शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या होता है बताते हैं, पहले इतना करो। अब देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या करना है, फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है, देखो एक्चुअल में फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि देखो एक तरीके का, देखो इसमें देखो जो आपने अभी ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा, इसी की तरह ये भी है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट बिल्कुल सेम है, बट ध्यान रखना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है बेटा वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए है, मतलब ऐसे सॉलिड के लिए जिन पे चार्ज नहीं होता, जो नॉन आयनिक है। और जो फ्रेंकल डिफेक्ट है वो किसके लिए, आयनिक के लिए। मतलब इसमें भी वही काम होगा, इसमें क्या होगा कि जो आपका कैटायन होगा, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो स्मॉल आयन होगा, स्मॉल आयन, वो भी जनरली स्मॉल आयन कैटायन जो है जनरली क्या होता है, स्मॉल होते हैं। ठीक है, स्मॉल आयन में भी कैटायन जो है वो क्या करेगा, वो मूव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा टू इंटरस्टिशियल साइड, टू इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, टू इंटरस्टिशियल साइड, सही से लिख लो इसे थोड़ा साफ साफ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे क्या फ्रेंकल डिफेक्ट और ये आपका आपने जो वाला पढ़ा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये सेम है, तो सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि बात एक ही है, जो वहां पे होता है वो यहाँ पे भी होता है। ठीक है, लेकिन बात बस ये है कि वहां पे क्या होता है, वो नॉन आयनिक के लिए और ये आयनिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटा एटम होता है वो यहाँ देखो, ये देखो ये एक एटम एक्स्ट्रा आके यहाँ पे बैठ गया कि नहीं बेटा, देखो मतलब जो एटम्स थे उनके बीच में जो गैप था, ये एटम यहाँ से निकल के, देखो कहां से निकला, यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके बैठ गया। ठीक है, समझ गए। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें एटम बाहर से नहीं आता है, कोई भी एटम बाहर से आके नहीं बैठेगा। इसी पूरे क्रिस्टल का कोई एक एटम अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइड में जाके फंस जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम आपको स्ट्रक्चर कायदे से बना के दिखाएं, जैसे मान लो अपने पास ये है, ठीक है, ये है, इसे ले लो। अपने पास क्या कैटायन भी है, मान लो एक कैटायन यहाँ, एक कैटायन यहाँ, एक कैटायन यहाँ, एक कैटायन यहाँ। अब मान लो ये वाला कैटायन यहाँ से हटके कहाँ चला जाए, इसमें चला जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बताओ डेंसिटी बेटा बढ़ेगी कि घटेगी, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी के साथ क्या होगा, सेम रहेगी, है ना, क्योंकि डेंसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि एटम जो तो रहा तो क्रिस्टल के अंदर ही है, बस अपनी जगह से दूसरी जगह पे चला गया, यहां से उठ के कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है कि किसी क्रिस्टल के अंदर जो आपका कैटायन होता है इन जनरल, या फिर कहते हो जो स्मॉल आपका आयन होता है, वो अपनी जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। दूसरी बात, फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई भी ना डेंसिटी बढ़ती है ना डेंसिटी घटती। क्यों, क्योंकि एक मान के चलो जैसे एक कमरा है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक रूम में बैठे हैं, अब इस रूम में हम चाहे यहाँ बैठे चाहे हम वहां बैठे, जाके रूम में लोग तो एक ही रहेंगे ना। अब मान लो इस रूम में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में जो 2 बच्चे इस सीट पे बैठे थे, हमने क्या करा, उन दोनों को उधर वाली सीट पे जाके बैठा दिया, तो क्या रूम में बच्चे चेंज हो जाएंगे, बच्चे तो 10 ही रहेंगे ना, हमने बस उनकी पोजीशन ही तो चेंज की है। तो ध्यान रखना डेंसिटी रिमेन्स सेम, लिख लो यहाँ पे, या फिर लिख लो डेंसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, ठीक, एग्जांपल इसका लिख लो आप, लिखो AgCl, ठीक है, AgBr और ZnS। एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट सबको समझ में आ गया। देखो इन जनरल आपके पेपर में ये ज्यादा पूछा जाता है, फ्रेंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट ज्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा कायदे से याद कर लेना है, इसे पूरा एकदम
ये हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये था ही नहीं, ऐसा आपको मानना है। चलो ठीक है, बना लो फ्रैंकल डिफेक्ट बेटा, साफ साफ बनाओ और इतनी बातें लिख लो जो मैंने लिखी है जल्दी से, बढ़िया बढ़िया बनाओ। और ये ऐसे दिखाना कि यहाँ से ये वाला एटम हट गया और यहाँ पे जाके बैठ गया, ठीक है, यहाँ से हटा है, जहां से भी हटा है देख लो, ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ से हटके यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो इसे दिखा देना बढ़िया से, साफ साफ डायग्राम बनाओ और लिख लो उसके नीचे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जल्दी से, जब हो जाए तो बता दो कि हो गया। हो गया बेटा? नो डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो याद ही नहीं रख पाओगे फ्रैंकल डिफेक्ट क्या था, शॉर्टकट डिफेक्ट क्या था। और जो हम पढ़ा रहे हैं वही बनाओ, पहले फ्रैंकल पढ़ाए तो फ्रैंकल बनाओ, हम जब शॉर्टकट के लिए बोले तभी आप बनाना वो, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे सब। बन जाए तो बता दीजिएगा बेटा। बन गया? यस सर यस सर। चलो ठीक है, बता दिया करो बेटा, हम जब पूछेंगे तभी बताओगे क्या। चलो देखो, अब बात आती है शॉर्टकट डिफेक्ट की। अब सुनना ध्यान से, शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, किसके लिए पढ़ रहा है, आयनिक के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रिस्टल आपके कैसे होंगे, आयनिक क्रिस्टल होंगे, ठीक है, मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर जितने भी आयंस हैं, यानी कि A पॉजिटिव B नेगेटिव टाइप के क्रिस्टल की बात हो रही है, ठीक है, A पॉजिटिव B नेगेटिव टाइप के, मतलब जिन पे चार्ज हो, यहाँ पे लिख लो ठीक है। अब शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, देखो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हो कैसे निगेटिवली चार्ज हैं, ये सब निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, ये कैसे पॉजिटिवली चार्ज, ये सब निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक, सब पे चार्ज बना लो, चाहो तो ना बनाओ, अपने समझने के लिए बना लो तो अच्छी बात है, ठीक है। और जितने आपको ये वाले दिख रहे हैं रेड वाले, ये आपके पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, उन्हें हम नहीं बना रहे, उन्हें आप ऐसे रहने दो। होता क्या है कि जो शॉर्टकट इफेक्ट होता है उसमें बेटा एक कैटायन, एक आपका कैटायन और एक आपका एनायन, ये निकल जाते हैं दोनों साथ में, एक कैटायन निकल गया और एक एनायन निकल गया, बताओ, उसे बोलते हैं शॉर्टकट इफेक्ट, ठीक है। अगर एक कैटायन और एक एनायन मॉलिक्यूल से निकल जाए, और ध्यान रखना शॉर्टकट इफेक्ट में ऐसा होता है कि एक कैटायन एक एनायन ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि दो कैटायन निकल गए, या ऐसा नहीं कि दो एनायन निकल गए, अगर दो कैटायन निकलेंगे तो दो एनायन निकलेंगे, ये नहीं कि सिर्फ दो कैटायन निकल गए, ठीक है, अगर एक कैटायन निकलेगा उसके साथ एक एनायन भी जाएगा, अगर दो कैटायन जाएंगे तो उसके साथ दो एनायन भी जाएंगे, ध्यान रखना। तो शॉर्टकट इफेक्ट क्या है, जिसमें एक कैटायन और एक एनायन जब मॉलिक्यूल को छोड़ दे, क्रिस्टल को छोड़ दे, तो जो डिफेक्ट बनता है उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट इफेक्ट बोलते हैं। तभी देखो इसे हम लोगों ने, देखो इस वाले को देखो, ये ब्लैंक है, आपको दिख रहा है ब्लैंक, ये यहाँ से चला गया और आपका जो एनायन था वो यहाँ से चला गया, ठीक है। तो एक कैटायन और एक एनायन अगर मिस हो जाए किसी भी क्रिस्टल के अंदर, फिर से सुनो, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर एक कैटायन और एक एनायन मिस हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता है, ध्यान रखना, अगर किसी भी क्रिस्टल से अगर एक एनायन और एक कैटायन मिस हो जाए उसे बोलते हैं शॉर्टकट इफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, बताओ बेटा, कोई भी बता दो जिससे बताओ। स्मॉल आयन मूव टू इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, मतलब किसी क्रिस्टल के अंदर जो स्मॉल आयन है, उसी क्रिस्टल का स्मॉल आयन अपनी जगह को छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, डेंसिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। यहाँ पे बताओ बेटा, डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? डिक्रीज, ठीक है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है ये देखो, कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, कैटायन एंड एनायन मिसिंग हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात बताएगा कोई, दूसरा क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज, क्योंकि अगर एक कैटायन और एक एनायन निकलता जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल पता है किसी को बेटा, एग्जांपल अपने पास NaCl, ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? KCl, सर एग्जांपल AgCl। हाँ ठीक है, या फिर AgBl, ठीक है, ज्यादातर यही होता है, मोनोवैलेंट जो सॉल्ट्स होते हैं वही होते हैं एग्जांपल, ठीक है। जल्दी से बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना लो और इतनी बातें लिख लो,
हम देखो बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छा आपके सामने लेके आए ताकि आपको ज्यादा थ्योरी ना पढ़नी पड़े फालतू की, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए और कम पढ़ के आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, फालतू की थ्योरी इसीलिए मैं बता नहीं रहा आपको। हाँ बेटा बताइए। सर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई फॉरेन पार्टिकल आते हैं इंटरस्टिशियल साइड पर या फिर क्रिस्टल के अंदर साइड? बेटा फिर से एक बार बोलो, आपकी आवाज नहीं है मुझे। सर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो इंटरस्टिशियल साइड है उस पर कोई हाँ, फॉरेन पार्टिकल आते हैं या फिर क्रिस्टल साइड कोई आता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बेटा देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे समझो, लिखा है डेंसिटी इंक्रीज। तो अगर फॉरेन पार्टिकल आएगा तभी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, समझे। अगर यहीं से कोई आइटम उठ के चला जाता, मान लो ये वाला आइटम जो है, अगर ये वाला आइटम फॉर एग्जांपल ये वाला आइटम उठ के यहाँ पे चला जाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी थोड़े ना, क्योंकि वो तो एटम ने अपनी पोजीशन चेंज की है सिर्फ। अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है दैट मीन फॉरेन एटम जो है वो आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपका जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है उसमें फॉरेन एटम आके इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाता है। ठीक है, सर लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट तब तो स्टोक्योमेट्री अलग नहीं होगी। तो क्या कह रहे हो बेटा? स्टोक्योमेट्री उसकी अलग नहीं होगी, स्टाइकोमेट्री क्या नहीं होगी? मतलब उसकी स्टोक्योमेट्री अलग होगी तब। स्टाइकोमेट्री क्यों अलग होगी बेटा, एक बार बताओ। आप नॉन आयनिक सॉलिड बोल रहे हो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये फिर ए है, ये फिर बी है, ये फिर ए है, ये फिर बी। स्टाइकोमेट्रिक तो हम इससे डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ए है, कितने नंबर ऑफ बी है। तो ये जो ए और बी तो सेम ही रहे, ए और बी कहाँ कम ज्यादा हुए, वो तो एक एक्स्ट्रा एटम आके बैठ गया, उसे तो हम इम्प्योर एटम बोल रहे हैं। उससे मतलब ही क्या है, आपका ना ए कम हुआ, ना आपका बी कम हुआ, ना आपका ए बढ़ा, ना आपका बी बढ़ा। वो तो इम्प्योर एक अदर एलिमेंट एटम जो है वो आके बैठ गया ना। स्टाइकोमेट्रिक तो बेटा तब बेकार, मतलब हट जाती, कम हो जाती, जब एक ए कम हो या बी कम हो, लेकिन ए और बी तो सेम है ना, तो थोड़ा ना होगा। ओके सर। इतना हो गया, ये सबका हो गया बेटा, बना लो, शॉर्ट की हो गया। Yes, sir. चलो ठीक है, अगर ये हो गया तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और ध्यान रखना बेटा, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट भी आप लिख लो 100%, और शॉर्ट की भी, इनमें से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या समझ में आ रहा है नाम से बेटा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से क्या समझ में आ रहा है? मेटल की एक्सेस हो जाना कहीं ना कहीं। मेटल एक्सेस से क्या समझ में आ रहा है? मेटल एक्सेस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेटल की एक्सेस मतलब मेटल जो है बढ़ जाए। तो मेटल किस तरीके से बढ़ सकता है? देखो मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, मतलब क्रिस्टल है, उसके अंदर देखो ए है, बी, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, फिर ए पॉजिटिव, फिर आपके पास बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, इतने में देख लो। अब मान लो अगर हम यहां से एक बी निगेटिव हटा दें, अगर यहां से हम एक बी निगेटिव हटा दें, तो बेटा बताओ अब कैटायन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? देखो 1 2 3 4 एज कंपेयर टू एनायन। एनायन कितने? 3 ही है, कैटायन कितने हो गए? 4, जबकि स्टार्टिंग में कितने थे? 4 कैटायन थे, 4 एनायन थे। तो मेटल एक्सेस दो टाइप से हो सकता है। कौन सा? देखो, एक तो हो सकता है ड्यू टू एनायन की वैलेंसी, अगर आपका एनायन जो है वो कम हो जाए, एक एनायन निकल जाए पूरे क्रिस्टल से। एक मान के चलो 50 आपके पास कैटायन थे, मेरी बात सुनो, 50 आपके पास कैटायन थे, 50 आपके पास एनायन थे। अगर मान लो एक एनायन निकल गया, एक आपके पास एनायन निकल गया, तो अब एनायन कितने हो गए? 49, और कैटायन कितने हो गए? 50। तो हम बोलेंगे कि एज कंपेयर टू द एनायन, कैटायन का अमाउंट बढ़ गया। इसी चीज को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप का होगा, एक तो ड्यू टू एनायनिक वैलेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो एनायन की वजह समझ गए। मान लो यहां से देखो बी निगेटिव होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन बी निगेटिव यहां से क्या हुआ? निकल गया, यहां से बी निगेटिव बाहर निकल गया। ध्यान रखना, जब भी एनायन अपनी जगह छोड़ेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को बेटा बोला जाता है एफ सेंटर। ध्यान रखना, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ सेंटर बोलते हैं। फिर से लिख लो साफ साफ, बढ़िया बढ़िया। देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर, ठीक है। फिर से सुन लो, हमने क्या बोला? हमने बोला मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल की एक्सेस करानी है तो दो तरीके हैं, या तो एक्चुअल में एक जो आपका मेटल है, एक पॉजिटिव वाला जो कैटायन है वो एक्चुअल में एक कैटायन बढ़ जाए, तो हो सकता है। या फिर क्या हो कि आपका जो एक एनायन है वही मॉलिक्यूल छोड़ दे। तो अगर आपका एक एनायन निकल जाएगा तो एज कंपेयर टू द एनायन, ऑब्वियस सी बात है कैटायन ज्यादा हो जाएंगे। जब कैटायन ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या? मेटल की एक्सेस हो जाएगी, समझे। इसी को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो एक क्या हो गया? ड्यू टू एनायन वैलेंसी, एनायन की वैलेंसी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। मान लो इतने देखो ए बी निगेटिव, फिर ए पॉजिटिव, फिर बी निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। अब हुआ क्या? जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें मान लो एक अलग से कैटायन आके बैठ गया, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ कैटायन तो बढ़ गए ना, तो मेटल की एक्सेस हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो ध्यान रखना,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप का है, किसकी वजह से होगा? एक तो होगा ड्यू टू एनायन वैलेंसी, एनायन की वैलेंसी की वजह से, और दूसरा होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। या तो एनायन अपना जो है किसी क्रिस्टल का एक एनायन ही निकल जाए बाहर, 50 एनायन थे 50 कैटायन, एक एनायन निकल गया तो कैटायन अभी भी 50 है बट एनायन कितने रह गए? 49। तो एज कंपेयर टू द एनायन जो कैटायन का नंबर था वो ज्यादा हो गया, तो हम लोग बोलेंगे मेटल की एक्सेस हो गई, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास पूरा मॉलिक्यूल एकदम परफेक्ट है और उसमें एक एक्स्ट्रा कैटायन आके इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाए, उसे क्या बोलेंगे? ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। इसकी वजह से भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो होता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, एक ड्यू टू एनायनिक वैलेंसी और एक ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। डायग्राम बना लो साफ साफ और जितना लिखा है उतना लिख लीजिए फटाफट। इसमें क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैलेंसी, और यहाँ पे क्या? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटायन, ठीक है। दोनों डायग्राम बनाओ साफ साफ और लिख लो इतना। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना बेटा NaCl, ठीक है, और इसमें एग्जांपल लिख लेना ZnO। सर इंटरस्टिशियल कैटायन किसी और मेटल का भी हो सकता है? बेटा थोड़ा सा अपना माइक वो तेज करके बोलो, क्या कह रहे हो? सर इंटरस्टिशियल कैटायन किसी और मेटल का भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब कोई फॉरेन कैटायन है। अब वो किसी प्योर मेटल का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी दूसरे मेटल का होगा, क्योंकि इसमें तो कैटायन कमी नहीं हुआ है। अगर इसी वाले क्रिस्टल से निकल के यहाँ पे आता तो यहाँ से हट जाता कैटायन, बट वो कैटायन तो अपनी जगह से हटा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरे मेटल का ही कैटायन जो है वो आके इसके इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ गया, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो NaCl, इसका लिख लो Zn जल्दी से। और दोनों डायग्राम बहुत साफ साफ बढ़िया बढ़िया बना लो बेटा। और जब आपका एक बार हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया बेटा? नो सर। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो और बना भी लो, और उसके नीचे मैंने लिखा उसे लिख भी दो, एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। और साफ साफ बेटा ऐसे ही नोट्स बनाओ जैसे हम आपको स्लाइड पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका, क्योंकि इसमें डायग्राम एक ही आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें डायग्राम है, वो था सॉलिड स्टेट, बस खत्म। अब कोई भी आपका केमिस्ट्री में ऐसा चैप्टर है नहीं जिसमें डायग्राम्स है, ठीक है। इसी के लिए हमने इसकी स्लाइड बना दी, बाकी तो जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। डन सर। ठीक है, सबका हो गया बेटा? यस सर। चलिए ठीक है। अब देखो, अगर तुमने मेटल एक्सेस पढ़ा है तो मेटल कम भी तो हो सकता है, तो अगला जो रहेगा वो रहेगा मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट, ठीक है, या फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? इसमें ऑब्वियस सी बात है मेटल जो है वो कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझो। जब बेटा ऐसे मेटल्स जो डिफरेंट टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे आयरन आपका +2 भी शो करता है और आयरन आपका +3 भी शो करता है, उन टाइप के क्रिस्टल में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ऐसे आपके क्रिस्टल या फिर ऐसे आपके सॉलिड जिनमें जो मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। वेरिएबल का मतलब Fe जो आपका होता है वो +2 भी करता है, Fe+3 भी करता है, तो उनमें ये डिफेक्ट आ जाता है। क्यों आ जाता है? देखो, जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल है कोई भी FeO ले लो, अपने पास FeO है, ठीक है। अब इसमें मान लो ऑक्सीजन पे बेटा चार्ज कितना होता है? -2, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2, और Fe कितना कर रहा है? Fe+2 भी कर रहा है और Fe+3 भी कर रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? देखो, अगर एक Fe+2 निकला और O2- निकला तो कोई बात नहीं, तो डिफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो एक Fe जो आपका 3+ है वो अगर इसके साथ कंपाउंड मिला के निकल जाए, मतलब एक आपका Fe3+ निकल जाए और एक आपका O2 निकल जाए माइनस का, तो बताओ एक Fe तो बच गया ना? बताओ हुआ कि नहीं हुआ? मेटल की डेफिशिएंसी क्यों होगी? देखो, अगर आपके पास कोई ऐसे मेटल्स हैं जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता क्या है कि मान लो यहां से क्या हुआ कि क्या कहते हैं, आपके पास एक Fe2+ की फॉर्म में, एक आपके पास Fe3+ की फॉर्म में, और आपके पास O जो है वो -2 में ही है। O क्या है? -2 में।
अगर ओ के साथ ये निकलेगा तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ओ के साथ ये निकलेगा तो मेटल की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। मतलब हमें चाहिए कितना था, Fe2+ वाला, निकल कौन सा गया, Fe3+ वाला, तो कहीं ना कहीं एक Fe जो है एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो क्रिस्टल होगा उसमें जो है इम्प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें मेटल की डेफिशिएंसी आ जाएगी, मेटल की कमी आ जाएगी, इसी चीज को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, इसमें लिख लो फटाफट, देखो ड्यू टू, इसमें लिखो ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल। ऐसे मेटल जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनमें ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जांपल आपका कौन सा है, FeO। ठीक है, FeO इतना लिख लो, डायग्राम बना लो, जल्दी करो बेटा, बस ये लास्ट है। ठीक है, मतलब इसके बाद एक और है, बस खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। इसमें आगे ये भी लिख लो, लिखो विच इज यूजुअली फाउंड ठीक है, विच इज यूजुअली फाउंड Fe0.95, ये इसका कंपोजिशन है, Fe0.95O, इस फॉर्म में ये जनरली पाया जाता है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, फटाफट जल्दी से। ठीक है, इसके बाद बस एक लास्ट है और इसके बाद खत्म, चैप्टर आपका फिनिश। अब जल्दी से जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन इसके लगाना सब लोग। चलो भाई, हो गया सबका? यस सर। हो गया ना? अगली हेडिंग पड़ेगी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब बताओ, मतलब किसी, जैसे मान लो NH3 का स्ट्रक्चर है, अब उसके पास जो इंटरस्टिशियल साइट है या फिर उसमें जो एक एनायन निकला उसमें कोई अदर ग्रुप का एलिमेंट आ जाए, कुछ इंप्योरिटी आ जाए, उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ में मतलब डायग्राम तो हमने बना ही रखा, डायग्राम बना लो आप लोग और इसमें लिख लो, देखो ड्यू टू, ये लास्ट है। ठीक है, डायग्राम बनाओ और साथ में लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Sr2+ आयन, इसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एटम, इन प्लेस ऑफ 2Na पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, देखो एक Na पे चार्ज कितना होता है, +1, जो आपका स्ट्रोंशियम होता है उस पे चार्ज कितना होता है, +2। तो अगर एक मान लो आपका स्ट्रोंशियम आएगा तो कितने Na ले जाएगा, +2 ही तो Na ले जाएगा, क्योंकि ये उसी को रिप्लेस कर सकता है जिसकी वैलेंसी कितनी हो, +2। तो +2 एक Na की तो +2 होती नहीं है, तो क्या करेगा, 2 Na को अपने साथ ले जाएगा, तो 2 Na को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और अपने आप जाके बैठ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे जो मेटल था NaCl का, उसके अंदर इंप्योरिटी आ गई, किसकी, Sr2+ की, स्ट्रोंशियम की। ठीक है, तो बस इतना लिख लो और बना लो, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ठीक है, खत्म, साफ साफ लिख लीजिए, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, खत्म। यहाँ पे देखो Na होना चाहिए था, नेगेटिव को नहीं लेके यहाँ जाएगा, पे क्या कर बेटा, ये 2Cl नेगेटिव को नहीं लेके जाएगा, स्ट्रोंशियम की बोतल। Cl निगेटिव को कैसे ले जा सकता है? ठीक है, मतलब वैकेंट ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कैटायन मिसिंग हो या फिर एनायन मिसिंग हो, मान लो 2 एनायन अगर मिस होंगे तो उनकी जगह पे Sr2+ आ जाएगा, बस Cl निगेटिव की जगह पे तो एनायन आएगा ना, कैटायन की जगह पे कैटायन आएगा, एनायन की जगह पे एनायन। जो Na पॉजिटिव, क्यों ऐसा क्यों होगा, सोचो बताओ। ऐसा इसलिए होगा कि एक Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Sr2+ है, तो ये क्या करेगा, 2 वैलेंसी ले जाएगा ना, तो इसलिए Na2+ वाले ले जाएगा, यानी कि 2Na जो है हटा के अपने आप जाके वहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बस सिंपल, जो वैकेंट साइट है उसमें जाके अपने आप ही बैठ जाएगा। एक Na को देखो, यहाँ 2 Na को हटा दिया, एक यहाँ से एक यहाँ से, अपने आप आके यहाँ बैठ गया। ठीक है, खत्म आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, एक बार सब लोग स्टार्ट, किसी को नोट तो नहीं करना है, करना है क्या, कर लो जल्दी से, अगर किसी करना है बोल दो बेटा। नो सर। नो सर।
हो गया ना सबका? Yes, sir. देखो तो एक बार स्टार्टिंग से देख लो। देखो सबसे पहले हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। रो इक्वल टू जेड एम अपॉन में ए क्यूब इनटू एन ए। जेड क्या था? डेंसिटी। जेड सॉरी रो क्या था? डेंसिटी। जेड क्या था? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। जैसे कि आपका जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके लिए नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 1। बीसीसी के लिए कितना होता है? 2 और एफसीसी के लिए होता है 4। कल हम लोग देख चुके हैं। एम क्या आपका मोलर मास है, ए क्या एज लेंथ है, और एन ए क्या आपका अवेगेत्रो नंबर। उसके बाद हमने बोला कि डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब अगर किसी एक एटम में होता है तो पॉइंट डिफेक्ट, पूरी रो में होगा तो लाइन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है? स्टाइकोमेट्रिक अगर स्टाइकोमेट्रिक में किसी भी तरीके का चेंज ना हो तो स्टाइकोमेट्रिक, अगर हो जाए तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक। इम्प्योरिटी मतलब जो हम लोग लास्ट में पढ़ा, ठीक है। फिर वैलेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बता ही चुके हैं, ठीक है। उसका था फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रेंकल में क्या होता है? फ्रेंकल भी आपका किसकी तरह है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या होता है, ये आयनिक के लिए और वो नॉन आयनिक के लिए, ठीक है। उसका शॉर्टकी में क्या होता है? शॉर्टकी में एक एनायन और एक कैटायन जो साथ में निकल जाते हैं, इस वजह से बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद क्या था? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल की एक्सेस, तो मेटल की एक्सेस दो तरीके से हो सकती है, या तो एक एनायन कम हो जाए तो मेटल ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा दिखेंगे, ज्यादा हो नहीं जाएंगे, रहेंगे तो 50 ही, बट हाँ एज कंपेयर टू एनायन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा कैटायन, मान लो जितने कैटायन थे उससे अगर एक एक्स्ट्रा कैटायन किसी दूसरे मेटल का आके इंटरस्टिशियल साइड में बैठ जाए उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये भी बता दिया हमने क्या होगा। वेरिएबल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वजह से देखने को मिलेगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फिर आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो भी बता चुके, ठीक है, कि 2 Na पॉजिटिव को अगर एक स्ट्रॉन्सियम आके निकाल के बैठ जाए उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जितने भी डिफेक्ट है सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन जेई में आपको, ठीक है। चलो पोल होगा, पोल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। 1 2 3 4 बताओ 4 में से कौन सा नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। चैट में बताओगे या तो पोल कर रहे हैं उसमें आंसर बताओ सब लोग अपना, ठीक है। पोल जनरेट करते हैं पहला वाला, जल्दी बताइए। लॉन्च कर दिया हमने पोल, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, इनमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक है। 100% बच्चों का आंसर आ गया सी, यानी कि डायमंड, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ठीक है। इसका सही आंसर डायमंड ही है, ठीक। चलो तो इसका मतलब आप सबको इसका आंसर पता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा डिफेक्ट दैट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। बताओ बेटा सेकंड वाले का बताइए सब लोग, फिर से पोल कर रहे हैं हम सेकंड वाला। डिसलोकेशन डिफेक्ट किसे बोलते हैं बता दो जल्दी से। काव्या कह रही है पहला, कहला क्या? फ्रेंकल डिफेक्ट। 50% बच्चे बोल रहे हैं फ्रेंकल, 50 बोल रहे हैं शॉर्टकी, 80% बच्चे बोल रहे हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। अच्छा मानसी कह रही ए फ्रेंकल डिफेक्ट, काव्या कह रही ए फ्रेंकल डिफेक्ट। 11% बच्चे अभी भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं। बेटा एक बार जरा फ्रेंकल डिफेक्ट खोल के देखो क्या है। फ्रेंकल डिफेक्ट पे जाओ, अक्षिका कह रही बंद। फ्रेंकल डिफेक्ट पे जाओ वापस, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 सेकंड रुकना बस। देखो फ्रेंकल डिफेक्ट पे जाओ जल्दी से, कहां गया? ये देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? डिसलोकेशन, मतलब अपनी लोकेशन को चेंज कर देता है। सॉरी काव्य, काव्य सॉरी। देखो काव्य कह रहा है आई एम नॉट अ गर्ल। ओके काव्य मेरी बात सुनो। डिसलोकेशन का मतलब अगर कोई अपनी लोकेशन को चेंज कर दे उसको क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में डिसलोकेशन होता है भाई, बिल्कुल होता है। कहां? 11% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं होता। क्यों कह रहे हो भैया? होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर फ्रेंकल डिफेक्ट ही होगा। तो जितने बच्चों ने फ्रेंकल डिफेक्ट आंसर दिया उनका सबका सही है, यानी कि इसका सही आंसर क्या आपका? फ्रेंकल डिफेक्ट। चलो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। नोट आपको करना है क्या बेटा? क्वेश्चन नोट करोगे क्या? क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नोट ना करना तो हम जो आपके ड्राइव में डाल देंगे तो वहां से इन्हें देख के एक बार प्रैक्टिस फिर से कर लेना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है मैच द टाइप ऑफ डिफेक्ट आर गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम सेकंड। 2 कॉलम दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है कॉलम फर्स्ट, एक दे रखा है कॉलम सेकंड। आपको क्या करना है? इससे मैचिंग करनी, जल्दी करो जल्दी, बहुत तेजी, ठीक है। ए देन इधर बी देन इधर सी। आपको बताना है ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। जल्दी से जल्दी बता दो भैया सब लोग। आगे आंसर, बच्चों के आंसर आने लगे, बताइए। ए का बता रहा है काव्य बता रहा है ए का थर्ड है, ठीक है। रुको
ए का थर्ड बता रहा है, बी का 1 बता रहा है, सी का 2 बता रहा है। क्या सबका यही आंसर आ रहा है बेटा? क्या सबका आंसर यही है? यस सर। चलो देखो, अमित कह रहा है 312, 3 2 1 3 1 2, ठीक है। हेमंत का भी आंसर आ गया, एरी का भी आ गया, कौशिक का भी आ गया, सबका सही आंसर है बिल्कुल, ठीक है। देखो ए का क्या होगा? थर्ड वाला। जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसमें देखने को मिलता है? NaCl में। अभी पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे Sr2+ क्या करता है? कैटायंस को हटा देता है, 2 Na को Sr2+ हटा देता है। सोचो जेई में आया वो क्वेश्चन है, कितना हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बी का 1 है, बी का 1 मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसमें देखने को मिलता है? NaCl विद एनायनिक साइड, बिल्कुल सही, एफ सेंटर बना देता है, ठीक है। और मेटल डेफिशिएंसी किसमें देखने को मिलता है? इसका एग्जांपल ही है FeO। मेटल डेफिशिएंसी का तो एग्जांपल ही FeO है, जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। कौन सी? +3 वाली, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर ये बताया 312, उनका सही है। ए का अपने पास 3 है, बी का 1 और ये बिल्कुल सही। लिख लो यहाँ पे एक बार फिर से, आंसर क्या है? आंसर अपने पास है ए का कितना है? थर्ड, बी का है 1 और सी का है 2, ये सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ लो। कह रहा था यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ अ क्यूबिक लैटिस, उनकी एजेस आपको दे रखी ए बी सी, एंड द एंगल बिटवीन देम अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा एंगल है, एज है उनकी एबीसी। कह रहा बताओ क्या होगा? रिलेशन आपको लिखवाया है, बस आपको पढ़ के बता देना है, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। कौशिक का आंसर आ चुका है, कौशिक कह रहा है मानसी कह रही ए, कौशिक 1, ठीक है, अक्षिका 1, अमित कह रहा ए, यानी सबको पता ही है ना, कहाँ पे कह रहा 1, ठीक है। देखो यही तो होता है बेटा, जो सिंपल क्यूब होता है, सिंपल क्यूब के लिए देखो, सिंपल क्यूब के लिए, और बच्चों का आंसर आ गया, प्रियांशु कह रहा 1, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो सिंपल क्यूब क्या होता है? सिंपल क्यूब यही तो होता है, ठीक है, ये सिंपल क्यूब है। और सिंपल क्यूब के लिए आपको पता है कि जो ए है वही बेटा बी है और वही सी है ना, एज तो बराबर होती है ना सिंपल क्यूब के लिए। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? इसका ए क्यूब, ए लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये भी ए है, ये भी आपकी ए है, और ये जो है आपकी ये भी ए है, ठीक है। बाकी एंगल गामा तीनों क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिन बच्चों ने पहला आंसर दिया ए वाला, उनका आंसर सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, दिस इज द राइट आंसर, ये वाला जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कॉपी पेन निकालो, सॉल्व करो इसे। क्या कह रहा है? कह रहा है लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो किससे बता रहा है? BCC बता रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? BCC की, ठीक है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351 पिकोमीटर, 351 पिकोमीटर, ठीक है। आपको लेंथ दे रखी है और आपसे कह रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम विल बी आर। आपसे पूछा बेटा आर, पूछा कितना होगा? जल्दी बता दो फटाफट सब लोग, बताओ जल्दी से, इसे कैलकुलेट करो, आर निकाल के बताओ। और हम पोल कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। सारे बच्चे इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे, वही दे पाएंगे जो पढ़ रहे हैं। चलो पोल कर दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, ठीक है, और सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। चैट में मत बताना कोई भी, या तो अपना माइक ओपन करके बोल दो या फिर पोल में आंसर सॉल्व करिए जल्दी से। BCC के लिए आपसे आर पूछा है बेटा, BCC के लिए आर पूछा है, किसी एक बच्चे ने आंसर दिया है। सेकंड कितना आ रहा है बेटा? 300 आ रहा है आपका? सर नहीं सर, 151.8 151.8 151.8 आ रहा है। अच्छा बाकी बच्चों का? कौशिक का बी आ रहा है, कौशिक का बी मतलब 151.8, अच्छा ठीक है। और अर्पणा बेटा आपका 1 आ रहा है, पहला वाला ये, अच्छा ये तो पहले वाले का हो गया ना, इसका वाला आंसर दो, लिथियम वाला आंसर दो बेटा। सर बी। अक्षिका का आंसर आया बी, मानसी का आया बी, ठीक है। 100% बच्चे, काव्य का है 151, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली। चलो पोल को एंड कर देते हैं। 100% बच्चों ने आंसर दिया। देखो कैसे करेंगे, जिन बच्चों को आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया देख लो बेटा एक बार। देखो BCC के लिए आर बताओ, BCC के लिए आर कितना होता है? याद है किसी को बेटा? क्या √3/4 A होता है? क्या यही फॉर्मूला होता है आर का? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732/4 इंटू ए। क्या कह रहा है? देखो कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द एटम, साइड का मतलब ये जो आपको ए जो है, ए की वैल्यू तो दी हुई है ना, ए की वैल्यू आपको गिवन है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 351। इसे आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपका 151.8 पिकोमीटर ही आएगा। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही।
ठीक है, जिन बच्चों से नहीं हुआ आप एक बार क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, r इज इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, BCC के लिए r का फॉर्मुला होता है √3/4a। इसमें क्या करना है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 4 को तो 4 ही रहेगा, और a ही आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या दे रखा है, ये आपको a ही तो गिवन है 351। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। कह रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कैटायन ऑक्युपाइंग इन अ टेट्राहेड्रल होल इज 4। कह रहा है कि जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, ठीक है, कौशिक कह रहा है थर्ड। चलो अभी देखते हैं कौशिक। कह रहा है जो टेट्राहेड्रल आपकी वॉइड होती है उसमें जो एटम फंसा होता है, एक सेकंड रुक जाओ तुम लोग, पहले पढ़ तो लेने दो क्वेश्चन। अमित का बी आ गया, कौशिक का 3 आ गया। चलो सुन लो मेरी बात, पहले क्वेश्चन पढ़ने दो। कह रहा है तक जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड याद है, अगर 3 एटम नीचे ऐसे रखें और एक एटम इनके ऊपर रख दो, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। कह रहा है उस वॉइड में अगर उस वॉइड में आपका एटम फंसता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। बताओ ये बात सही है कि गलत है बेटा, स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? यस सर। करेक्ट है Yes. ना, क्योंकि देखो भैया टेट्राहेड्रल हमने कल स्ट्रक्चर बनाई थी, हमने कहा था CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये ऐसे तो होता है। ठीक है, तो देखो ये एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, तो 3 एटम के ऊपर एक एटम रखा हुआ, उसके अंदर एक कार्बन फंसा हुआ है होल में, तो इसका मतलब इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 ही तो होगा, क्योंकि इसे कितने कार्बन हाइड्रोजन घेर रखा है, 4 ने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लो आंसर आने लगे, एरी का 3 आ रहा है, प्रियांशु का आ रहा है C, अमित का भी। चलो अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो बेटा सही है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो पहला वाला तो करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन ऑक्युपाइंग एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है बेटा, देखो एक 3 एटम ऐसे रख दो और 3 एटम ऐसे रख दो, ठीक है, तो जो वॉइड बनेगी कितनी बनेगी, उसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब ही 6 होता है। 6 एटम को रखने के बाद उनके बीच में जो गैप होता है उसी को तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है ना, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या कह रहा है, इन शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ लैटिस डिक्रीजेस। बेटा बताओ शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, जहां पे एक एनायन और एक कैटायन जो है दोनों निकल जाते हैं। एक कैटायन एक एनायन जब निकल जाता है बाहर, उसी को तो शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा कि नहीं? यस सर। तो यानी कि Yes. अगर आपके मॉलिक्यूल से एक कैटायन और एक एनायन कंटिन्यू बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसमें क्या कह रहा है कि इन शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द लैटिस डिक्रीजेस, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब जिन बच्चों ने आंसर ABC बताया है वो सही है, क्योंकि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो इतना हो गया सबका। Yes, sir. ठीक है, चलो अगले आ जाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहले पेज पे, जिस दिन आपका लेक्चर हुआ था उसी दिन पहले पेज पे हमने लिखवा रखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है। काव्य का आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, इनकरेक्ट बताना बेटा, इनमें चारों पढ़ो और पढ़ के बताओ इनकरेक्ट क्या होगा। अरे हम इसका पोल करने वाले तुम लोग आंसर देने लगते हो, पोल तो कर लेने दो। पोल नहीं करने दोगे क्या? पोल लॉन्च कर दिया भैया। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इस चीज को बेटा ध्यान से पढ़ना, कुछ बच्चे होते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट को नहीं ठीक से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुमने जल्दबाजी में देखा करेक्ट, तो करेक्ट के चक्कर में क्या करोगे, तुम करेक्ट वाला लगा दोगे। तुमसे पूछा क्या, इनकरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। 100% बच्चों का आंसर आ रहा है B, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि आइसोट्रोपिक नहीं होते हैं, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, एनिसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आइसोट्रोपिक। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आंसर आपका सही है। आंसर कौन सा है, सेकंड, और स्टेटमेंट ये गलत है, आइसोट्रोपिक नहीं होते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा करो जल्दी से। क्या कह रहा है, ए बी क्रिस्टलाइन बॉडी क्यूबिक से, जल्दी फटाफट लगाओ तेजी में। क्वेश्चन पढ़ो और लगाओ, इसका पोल करते हैं। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन पढ़िए लगाइए, नहीं होगा आपसे तो हम करेंगे। ठीक है, लॉन्च कर दिए बच्चों, आंसर आ भी गया जल्दी। अमित बता रहा है D, एरी बता रहा है 4, मानसी का भी D आ गया। अरे बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करो सब लोग, बताओ। हंड्रेड परसेंट बच्चों का आंसर आ रहा है D, कौशिक का भी D आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों ने कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, और अक्षिका का भी D आ रहा है। चलो ठीक है, पोल कर देते हैं।
देखो कैसे लगाओगे बेटा, बता दो जरा। बॉडी सेंटर क्यूबिक, अर्पणा का भी डी आ रहा है, ठीक है। बॉडी सेंटर बीसीसी के लिए तो पूछा है, क्या फॉर्मूला लगाया आपने, बताइए कैसे लगाया, √3/2। बताओ बेटा क्या करा। √3/2। √3 into A/2 A upon 2। 2 R इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला तो लगाया होगा सबने, यस सर। सबने सर यही फॉर्मूला D लगाया। फिर आपने D क्या करा इज होगा, फिर इक्वल टू आपने √3 की वैल्यू 1.732 रखी होगी। ए आपको दे रखा है, ए कितना दे रखा है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह जैसा अभी पहले करा था, ठीक है। और अपॉन में 2, इसे काटो पीटो, काट पीट के आंसर आपका आएगा 335 पिकोमीटर, और ये आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने वाला आंसर दिया उनका आंसर सही है, ठीक है। सर D आएगा R की डी ही जगह। आ रहा है, डी ही आ रहा है, ठीक है, वो मैंने देख लिया, डी आंसर। नो सर R आपने लिखा R आंसर में। जी क्या करो, सोल्व में आपने लिखा R, D आएगा R की जगह, √3/2। हाँ हाँ ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आपको एक चीज और बताते हैं। देखो वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, लेकिन आपको एक बात बताएं, यहाँ पे जरा पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है AB crystallizes in a body centered cubic lattice with edge length of this, the distance between the two oppositely charged ions in the lattice। तो इसका सही तरीका पता क्या है, आप देखो डिस्टेंस का मतलब D पूछ रहा है, D आपसे क्या पूछा, D, और D किसके इक्वल होता है, 2R के इक्वल होता है नहीं होता, बताओ। और 2R को आपको क्या लिखना है 2, और R को क्या लिखना है R प्लस R माइनस, समझे, R प्लस R माइनस, ये इक्वल होगा किसके, 2R किसके इक्वल होगा, √3/A के, ठीक है। तो जब आप यहां से R पॉजिटिव और R निगेटिव निकालोगे तो आ जाएगा √3/2 इंटू में A, समझे। इस तरीके से अगर आपको कभी मतलब एकेडमिक अगर आपको कभी सॉल्व करके दिखाना पड़ा तो आप इस तरीके से करके दिखाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे तो हमने फटाफट फॉर्मूला लगाया, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एकेडमिक कराओगे तो इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे पढ़ो भी तो क्या लिखा हुआ है, क्या टू अपोजिटली चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है D ये पूछ रहा है आपसे। तो R को आपको R नहीं लिखना, R को लिखना R पॉजिटिव एंड R निगेटिव, ठीक है। एकेडमिक कभी भी करना इस तरीके से लिख के करना, ठीक है। चलो हो गया सबका, यस सर। चलो और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन है, पढ़ लो। कह रहा इफ द लेंथ if A is the length of the side of a cube, the distance between the body centered atom and one corner atom in the cube will be, बताओ भैया। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका हम कर रहे हैं पोल। या ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करो, ठीक है, और ये वाला भी होमवर्क में करो। ये 2 क्वेश्चन और हैं क्या, क्वेश्चन अभी आगे और नहीं है ना, कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे, 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में या कर ही लो यार, होमवर्क में क्या करोगे, चलो बताओ। अच्छा बताओ बेटा, पहले वाले को बताइए आंसर क्या होगा। कौशिक का आ रहा है 3 √3/4A। एरी का भी आ रहा है 3rd, यानी क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अक्षिका का भी 3rd है, काव्य का भी 3rd है। सिंपल सी बात है, कह रहा अगर A लेंथ है, आगे ना समझो, मानसी का भी 3rd है, बिल्कुल सही। देखो कह रहा अगर A लेंथ है, ठीक है, किसी क्यूब की साइड की, अर्पणा का भी 3 आ रहा है, ठीक है। कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम विल बी, मतलब तुमसे R पूछ रहा है बेटा, R ही तो पूछ रहा है आपसे। किसके लिए पूछ रहा है, BCC के लिए। किसके लिए पूछ रहा है, BCC के लिए। और BCC के लिए R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है √3/4A, यही तो होता है। BCC के लिए R तुमसे पूछा, R का फॉर्मूला हो गया, लो। तो यानी कि जिन बच्चों ने तीसरा वाला बताया, देखो सॉलिड स्टेट बहुत ही आसान चैप्टर है, समझे। सॉलिड स्टेट से आसान कोई भी चैप्टर नहीं, समझ लो, लेकिन तब जब आपको उसे 3D समझ में आ जाए, 3 डायमेंशनल से आप इमेजिन कर लो तो, ठीक है। पढ़ लो बेटा ये वाला। कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से बताओ बेटा अमॉर्फस सॉलिड कौन सा होगा। कौशिक कह रहा है दूसरा क्वार्ट्ज, हमने एग्जांपल में ही लिखवाया था। हमने जो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है उसी में बेटा हमने क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 लिखवाया था, ध्यान अगर होगा, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने बता दिया उन सबका। अर्पणा का भी 2nd है, अमन का भी B है। अमन चौहान, आज तूने पहली बार आंसर दिया क्या बेटा, इससे पहले हमने तुम्हारा नाम नहीं देखा। एरी का भी B आ रहा है, मानसी का भी B है, सबका ठीक है, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, चैप्टर अपना फिनिश है। क्वेश्चन हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप क्या करो, चैप्टर को पढ़ो और चैप्टर को याद करके जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हाँ बताइए बेटा, प्रियांशु का भी 2nd है। सर ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसका मेरे को डी लग रहा है। बेटा आपकी आवाज नहीं मुझे आती क्लियर, थोड़ा तेज बोलिए, क्या कह रहे हैं। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन का मेरे को डी लग रहा है, क्योंकि
बॉडी सेंटर्ड एटम और कॉर्नर एटम के बीच का डिस्टेंस तो 2r होगा। बॉडी सेंटर के बीच का और उसके बीच का 2r होगा। आपसे इसमें बॉडी सेंटर के लिए r पूछा है, r कि बताओ बॉडी सेंटर के लिए डिस्टेंस जो होगी r वो कितनी होगी। आप क्या बोल रहे हो? अच्छा आप ये बोल रहे हो कि बॉडी सेंटर और क्यूबिक के बीच में, एक सेकंड रुको देख लेते हैं अभी। कॉर्नर एटम कहाँ पे होगा? कॉर्नर एटम ये होगा। बॉडी सेंटर कहाँ होगा? बॉडी सेंटर ये होगा। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2r होगी। बिल्कुल सही बात है तो ना? इसके बीच 2r की की वैल्यू पूछी। सर जैस सर फोर्थ होंगे इसका आंसर ना। नहीं नहीं, तो बेटा 2r ही तो पूछा है आपसे। आपसे डिस्टेंस पूछी है ना, तो यही तो आंसर होगा। आपसे r थोड़ा ना पूछा है, हमने लिख गलत दिया। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ठीक है। r नहीं पूछा आपसे, 2r डिस्टेंस पूछना ना इसके बीच की। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r है। 2r आपसे पूछा कितना होगा, तो √3/4 a ही होगा आंसर। सही है, आंसर अपना सही है, बट मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। r नहीं पूछा है, 2r ही आपसे पूछा है, ठीक है। ठीक, चलो तो बस आज की क्लास यहीं पे हम लोग रोकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? मंडे को ही तो है। कल है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को बार बार, इस चैप्टर को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ। उसका कल से हम लोग चालू करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। और सॉल्यूशन बेटा चैप्टर जो है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इसलिए सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। Yes. चलो ठीक है, बाय बाय, मजे करो, ठीक है। थैंक यू सर। सर चलो ठीक है, दफा मैं लगाती हूँ। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।